ज्वालामुखी, खरीफ फसल के नाम। एनसीसी का पूरा नाम। नेशनल कैडेट कोर, प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ? 1914, एसडीआई का पूरा नाम। मानव विकास चिपको आंदोलन किससे संबंधित? वनों से खेतड़ी क्या है? खेती सामग्री प्रशिक्षण महिलाओं की साक्षरता दर। 65%, हाई टाइम्स उपन्यास के लेखक। चार्ल्स डिकेंस, नागरिक अधिकार आंदोलन किस देश से प्रारंभ हुआ? संयुक्त राज्य अमेरिका, एनएसएस का पूरा नाम। NSS, राष्ट्रीय सेवा योजना, वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा। 0.03%, गांधी इरविन समझौता कब हुआ? 5 मार्च 1921, यंग इटली की स्थापना कब हुई? 1800, आनंद मठ उपन्यास के लेखक। बंकिमचंद्र मुद्रण संस्कृति से क्या आशय है? चटर्जी, मोनो मोनोटाइट रेत में कौन सा खनिज पाया जाता है? भारत सरकार द्वारा बना किया गया कूलर कब पारित किया? मानवकृत आपदा क्या है? उत्तराखंड में कौन सी मिट्टी पाई जाती है? पर्वतीय मिट्टी, चावल उत्पादन राज्य। पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, दो लौह अयस्क। हेमेटाइट, फ्रांस क्रांति का झंडा कितने रंग में? 3 फ्रांसीसी क्रांति कब हुई? 1719, गोदान पुस्तक के लेखक। ब्रेंट, औसत आयु किससे मापी जाती है? जापान की पुरातन मुद्रित पुस्तक। डायमंड, प्रेडिक सारियों का संबंध किस देश से है? विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश। उत्तराखंड में कौन सी खेती की जाती है? यूरोप में प्रिंटिंग प्रेस किसने की? योहानिस गुटेनबर्ग, रेशेदार फसल। कपास, आयरलैंड की समस्या का अंत कब हुआ? 1800, महात्मा गांधी अफ्रीका से कब लौटे? 1915, राज्य विधानसभा में महिलाओं की भागीदारी। 1990 में ओलंपिक मुकाबला कहाँ हुआ? मैक्सिको, जूट किस जलवायु का पौधा है? उष्णकटिबंधीय जलवायु, एनडीआरएफ का पूरा नाम। नेशनल डिजास्टर रिलीफ फोर्स, रोल एक्ट कब पारित हुआ? भारत में चाय उत्पादन के राज्य। असम, पश्चिम राज्य आपदा प्रबंधन समिति के अध्यक्ष। भारत में पहली प्रिंटिंग प्रेस कब लाई गई? 16वीं शताब्दी, भारत में सबसे बड़ा सौर ऊर्जा। सिंचाई के दो मुख्य साधन। कुंवर, गुटेनबर्ग द्वारा छपी गई पुस्तक। बाइबिल, इंदुलेखा के लेखक। आयोरंतु जंतु में चौरी चौरा कांड कब हुआ? 1922, असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ? कब प्रारंभ हुआ? दिल्ली का राष्ट्रीय एकीकरण कब पूरा हुआ? 1800, रबी की फसल। प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ? 1914 से 1900। एनसीसी का पूरा नाम। नेशनल कैडेट कोर, एसडीआई का पूरा नाम। मानव विकास उद्यान, चिपको आंदोलन किससे? बनों से। खेतड़ी। तांबे की खदान के लिए राजस्थान के जमीन जिले में स्थित है। बाल लिंगानुपात। 940 महिला, साक्षरता दर। 64%। हाई टाइम्स नामक उपन्यास। चार्ल्स डिकेंस, नागरिक अधिकार आंदोलन। संयुक्त राज्य अमेरिका, एनएसएस का पूरा नाम। नेशनल राष्ट्रीय सेवा योजना, वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा। 0.03%। गांधी इरविन समझौता। 5 मार्च 5 मार्च 1900। यंग इटली की स्थापना। मैक्सिम, आनंद मठ उपन्यास। बंकिमचंद्र चट्टोपाध्याय। मुद्रण संस्कृति को समझाइए। चलो आगे चलो। उत्तराखंड में
कौन सी मिट्टी पाई जाती है? पर्वतीय। भारत में 2 चावल उत्पादन राज्य। पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश। 2 लौह के नाम। हेमेटाइट, मैग्नेटाइट। फ्रांसीसी क्रांति का झंडा कितने रंग का है? गोदान उपन्यास के। प्रेमचंद। असताई किससे मापी जाती है? अतिरेकी आय। जापान की प्राचीनतम मुद्रित पुस्तक। फ्रेडरिक सौर्यों का संबंध। फ्रांस। विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश। भारत। उत्तराखंड में किस प्रकार की खेती की जाती है? सीढ़ी का। यूरोप में प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार किसने किया? योहान गुटेनबर्ग। 2 रेशेदार फसलों के नाम। कपास, जूट। आयरलैंड की समस्या कब खत्म हुई? महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से कब लौटे? 1915। राज्यसभा में महिलाओं की भागीदारी। 5%। 1969 में ओलंपिक मुकाबले कहाँ हुए? मैक्सिको सिटी। हीराकुंड बांध किस नदी पर? महानदी। जूट किस जलवायु का पौधा है? उष्णकटिबंधीय। उष्णार्द्र। NDRF का पूरा नाम। राष्ट्रीय आपदा राहत बल। सेलेक्ट एक्ट आंदोलन का रोलेट एक्ट। रोलेट एक्ट का आंदोलन कब हुआ? 1818। रोलेट एक्ट का पारित हुआ। चाय उत्पादन के राज्य। असम, पश्चिम बंगाल। राज्य आपदा प्रबंधन समिति के अध्यक्ष। मुख्यमंत्री। प्राकृतिक आपदा के नाम। खरीफ फसल कौन कौन सी है? NCC का पूरा नाम। प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ? 1914। HDI का पूरा नाम। चिपको आंदोलन किससे संबंधित है? खेतड़ी क्या है? महिलाओं की साक्षरता दर कितनी है? 65%। टाइम्स उपन्यास के लेखक। नागरिक अधिकार आंदोलन किस देश से प्रारंभ हुआ? NCC का गठन कब हुआ? 1848। क्या? NCC का गठन। NSS का पूरा नाम। वायुमंडल में सबसे ज्यादा किसकी मात्रा है? कार्बन डाइऑक्साइड। क्या? वायुमंडल में वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कितनी है? 0.03%। गांधी इरविन समझौता कब हुआ? 1933। यंग इटली की स्थापना कब हुई? 1832। आनंद उपन्यास के लेखक। मुद्रण संस्कृति से इतिहास है। मोनोजाइट रेत में कौन सा खनिज पाया जाता है? भारत सरकार द्वारा वर्नाकुलर एक्ट का पारित हुआ? 1887। उत्तराखंड में कौन सी मिट्टी पाई जाती है? चावल उत्पादक राज्य। पश्चिम बंगाल। 2 लौह अयस्क के नाम। फ्रांस का 1729। रोलेट एक्ट का पारित हुआ? 1918। भारत में चाय उत्पादक राज्य। असम और पश्चिम बंगाल। राज्य आपदा प्रबंधन समिति के अध्यक्ष। मुख्यमंत्री। भारत में पहली प्रिंटिंग मशीन। भारत में पहली प्रिंटिंग प्रेस कब लाई गई? प्रिंटिंग। 16वीं शताब्दी। सिंचाई के 2 मुख्य साधन। औसत आय किससे मापी जाती है? गोदान पुस्तक के लेखक। प्रेमचंद। फ्रांसीसी क्रांति कब हुई? 1729। फ्रेडरिक सौर्यों का संबंध किस देश से है? विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश। भारत। उत्तराखंड में कौन सी खेती की जाती है? यूरोप में प्रिंटिंग प्रेस किसने की? योहान गुटेनबर्ग। रेशेदार फसल। आयरलैंड की समस्या का अंत कब हुआ? 1998। महात्मा गांधी अफ्रीका से कब लौटे? 1915। राज्य विधानसभा में महिलाओं की भागीदारी। 5%। 1989 में ओलंपिक मुकाबला कहाँ हुआ? जूट किस जलवायु का पौधा है? NDRF का पूरा नाम। हिंदू लेखक के लेखक। चोरी चोरा कांड कब हुआ? 1922। असहयोग आंदोलन कब शुरू प्रारंभ हुआ?
1920। इटली का राष्ट्र एकीकरण कब हुआ? 1832। 1870। मानव की आपदा क्या है? आग का दीवार आग। प्राकृतिक आपदा क्या है? आपदा जो प्रकृति के कारण उत्पन्न होती है उन्हें प्राकृतिक आपदा कहते हैं, जैसे भूकंप, भूस्खलन, बाढ़। एनसीसी का पूरा नाम? नेशनल कैडेट कोर। रबी की 2 फसलों के नाम? गेहूँ और चना। चिपको आंदोलन किससे संबंधित है? वनों के संरक्षण। भारत लिंगानुपात 0 से 6 आयु के स्त्री और पुरुषों की संख्या। लिंगानुपात 9 से 40 प्रति 1000। खेजड़ी क्यों प्रसिद्ध है? खेत। और हार्ट टाइम के लिए चार्ल्स डिकेंस। एनसीसी का पूरा नाम? एनसीसी क्या है? एनसीसी नेशनल कैडेट कोर। एनएसएस का पूरा नाम? राष्ट्रीय सेवा योजना। प्राकृतिक गांधी इरविन समझौता कब हुआ? 5 मार्च 1931। यंग इटली की स्थापना? आनंद मठ के लेखक? बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। मुद्रण संस्कृति से आप क्या समझते हैं? छपी हुई सामग्री। भारत सरकार द्वारा उत्तराखंड में कौन सी मिट्टी पाई जाती है? पर्वतीय। चावल उत्पादन राज्य? उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल। 2 लोग फ्रांसीसी क्रांति का झंडा? फ्रांसीसी क्रांति कब हुई? 1719। अभी नहीं रुक जाए। फसलों के नाम? एनसीसी का पूरा नाम? नेशनल कैडेट कोर। प्रथम विश्व युद्ध कब प्रारंभ हुआ? 1914। एसडीआई का पूरा नाम? वुमेन डेवलपमेंट इंडेक्स। चिपको आंदोलन किससे संबंधित है? खेतली क्यों प्रसिद्ध है? तांबू। भारत में महिलाओं की साक्षरता? 65%। हाई टाइम्स के लिए बनी है कि नहीं? एनएसएस का पूरा नाम? नेशनल सर्विस। वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की कितने प्रतिशत? 0.03%। गांधी इरविन समझौता कब हुआ? 5 मार्च 1931। यंग इटली की स्थापना कब हुई? नमस्कार, मेरा टॉपिक है उपभोक्ता सुरक्षा अधिनियम सन 1986 को भारत में क्यों पारित किया गया था। उपभोक्ता आंदोलन का उदय उपभोक्ताओं के असंतोष के कारण ही हुआ था। वास्तव में अनेक विक्रेता, उत्पादक, व्यवसायी अनुचित व्यवसायों में संलग्न रहते थे और कठपुतली चालाकियों से बाजार को प्रभावित करते थे। बाजार में उपभोक्ताओं को शोषण से बचाने के लिए कोई भी कानूनी व्यवस्था उपलब्ध नहीं थी। वस्तु को खरीदते समय वस्तु के गुण अथवा मूल्य को परखना उपभोक्ता की ये जिम्मेदारी मानी जाती थी। अतः उत्पादक विक्रेता उपभोक्ताओं का भरपूर शोषण करने में सफल हो जाते थे। अतः उपभोक्ताओं के हितों के संरक्षण करने के लिए एक ओर तो उपभोक्ताओं को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक बनाना आवश्यक था तथा दूसरी ओर उन्हें कानूनी व्यवस्था प्रदान कराना आवश्यक था। इसी संदर्भ में सन 1986 को भारत में उपभोक्ता सुरक्षा अधिनियम पारित किया गया। इसके निम्नलिखित 3 कारण थे। उपभोक्ताओं के हितों का संरक्षण करने के लिए, वस्तुओं के उचित मूल्य पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए, उत्पादकों को सही और अच्छे कच्चे माल का उपयोग करने हेतु अच्छी गुणवत्ता वाली वस्तुओं का उत्पादन करने हेतु प्रोत्साहन देने के लिए। दूसरा टॉपिक सुनामी। सुनामी जापानी मूल का शब्द है जो सू तथा नामी के संयोग से बना है। इसमें सू का अर्थ है बंदरगाह तथा नामी का अर्थ है लहरें। तथा सुनामी समुद्र में भूकंप, ज्वालामुखी या भूस्खलन के कारण उत्पन्न होने वाली लहरें हैं। तीसरा, चावल की खेती के लिए भौगोलिक परिस्थितियाँ। चावल एक खरीफ की फसल है
जिसे उगाने जो उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु की उपज है। इसे उगाने के लिए 25 डिग्री सेल्सियस तापमान और 100 से 200 सेंटीमीटर तक की वर्षा की आवश्यकता होती है। कम वर्षा की आवश्यकता होती है। कम वर्षा वाले क्षेत्रों में चावल का उत्पादन सिंचाई द्वारा किया जाता है। पंजाब, उत्तर प्रदेश, हरियाणा में चावल की खेती के लिए चिकनी कछार तथा दोमट मिट्टी अधिक उपयुक्त होती है। नदियों के डेल्टाई क्षेत्र, बाढ़ के मैदान तथा समुद्र तटीय मैदान चावल की खेती के लिए सर्वोत्तम माने जाते हैं। तीसरा टॉपिक, गेहूं के लिए भौगोलिक परिस्थितियाँ। गेहूं एक रबी की फसल है जो उत्तर पश्चिमी भागों में पैदा की जाती है। इसे उगाने के लिए 50 से 75 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा की आवश्यकता होती है। भारत में गेहूं के 2 मुख्य क्षेत्र हैं, गंगा सतलज का मैदान और दक्कन का काली मिट्टी वाला प्रदेश। धन्यवाद। बहुत सुंदर। सुनामी जापानी का मूल शब्द है। यह सुनामी के संयोग से बना है, जिसमें सु का अर्थ लहरें तथा नामी का अर्थ बंदरगाह है। यह अथाह समुद्र, भूकंप, ज्वालामुखी से उत्पन्न ऐसी लहरें जो बंदरगाह या तट की ओर प्रभावित होती है सुनामी कहलाती है। चावल को उगाने के लिए भौगोलिक चावल उष्ण कटिबंधीय की फसल है। इसको उगाने के लिए 25 सेल्सियस तापमान तथा 100 या 200 से अधिक वर्षा की आवश्यकता होती है। यह एक खरीफ की फसल है। कम वर्षा वाले क्षेत्रों में इसे नहरों द्वारा उगाया जाता है, जैसे पंजाब, हरियाणा आदि। पहाड़ी क्षेत्रों में इसे सीढ़ीदार खेतों में उगाया जाता है। उपभोक्ता अधिनियम को 1986 में क्यों पारित किया गया? उपभोक्ता आंदोलन का उदय उपभोक्ता के असंतोष के कारण हुआ। वास्तव में अनेक उत्पादक विक्रेता को अनुचित व्यवसाय में संलग्न रहते थे और अनेक कपटपूर्ण चालाकियों से बाजार को प्रभावित करते थे। उपभोक्ता बाजार में शोषण करने के लिए कोई कानूनी व्यवस्था नहीं थी। वस्तु को खरीदते समय वस्तुओं के गुण एवं मूल्य को परखना उपभोक्ता की जिम्मेदारी मानी जाती थी। उत्पादक विक्रेता उपभोक्ताओं का भरपूर शोषण करने में सफल हो जाते थे और एक तरफ उपभोक्ता को अपने अधिकारों के प्रति जागरूक करना आवश्यक था तथा दूसरी तरफ उपभोक्ता के शोषण के विरुद्ध कानूनी व्यवस्था को प्रदान करना आवश्यक था। इसी कारण 1986 में उपभोक्ता अधिनियम को पारित किया गया। इसके निम्न कारण उपभोक्ता के हित के संरक्षण के लिए तथा उपभोक्ता को मूल्य को नियंत्रित करने के लिए, मिलावटी को रोकने के लिए तथा धन्यवाद। सुप्रभात। मेरा टॉपिक है सुनामी के उत्पन्न होने के कारण। भूकंप। जब समुद्र में शक्तिशाली भूकंप आता है तो समुद्र का जल तटों की ओर प्रभावित होता है, तो सुनामी की लहरें उत्पन्न होती हैं। ज्वालामुखी। समुद्र या उनके तटवर्ती भागों में जब शक्तिशाली भूस्खलन ज्वालामुखी का विस्फोट होता है तो सुनामी की लहरें उत्पन्न होती हैं। भूस्खलन। जब भूकंप या ज्वालामुखी विस्फोट के कारण समुद्री तटवर्ती चट्टानों में दरार उत्पन्न होती है और ये दरारें टूटकर समुद्र में गिरने लगे, तो इस भूस्खलन के कारण समुद्र की लहरें सुनामी की लहरों में बदल जाती हैं। दूसरा क्वेश्चन, ऐसे कारकों की चर्चा कीजिए जो उपभोक्ता का शोषण करते हैं। बाजारों में लोगों का शोषण विभिन्न प्रकार से होता है। साहूकार कर्जदार पर विभिन्न प्रकार के बंधन लगाते हैं। वह उत्पादक को निम्न दर पर बेचने के लिए मजबूर कर देते हैं। वह ऋण चुकाने के लिए जमीन को बेचने के लिए भी विवश कर देते हैं। असंगठित क्षेत्रों में बहुत से लोगों को कम वेतन पर काम करना पड़ता है और बदतर हालातों को भी झेलना पड़ता है। व्यापारी कपटपूर्ण व्यापार व्यवहार द्वारा उपभोक्ता का भरपूर शोषण करते हैं। तीसरा क्वेश्चन, भारत के लोग टॉयलेट एक्ट के विरोध में
क्यों थे। फरवरी 1919 में रॉलेट ने 2 विधेयक प्रस्तावित किए जो पारित होने के पश्चात रॉलेट एक्ट के नाम से प्रसिद्ध हुए। किंतु भारत के अनेक नेताओं ने इस कानून का विरोध किया, किंतु ब्रिटिश सरकार ने इसे 21 मार्च 1919 ईस्वी को लागू किया। इस एक्ट के अनुसार किसी भी व्यक्ति को मात्र संदेह पर ही गिरफ्तार किया जाता था, अर्थात मुकदमा चलाकर दंडित किया जाता था। रॉलेट एक्ट के पास होने से गांधी जी का अंग्रेजों से न्यायप्रियता और ईमानदारी का विश्वास टूट गया, समाप्त हो गया। वे रॉलेट एक्ट के विरोध में जनमत तैयार करने के लिए देश में एक तूफानी दौरा किया और देशवासियों को सलाह दी कि इस काले कानून का विरोध सत्य और अहिंसा के साथ ही करें। टॉपिक 1789 में हुई फ्रांस की क्रांति के परिणामों का उल्लेख। फ्रांस की क्रांति 1789 में विश्व की एक महानतम घटना थी। इसके निम्नलिखित परिणाम हुए। इस क्रांति ने सदियों से चली आ रही यूरोप की पुरातन व्यवस्था का अंत किया। इस क्रांति की महत्वपूर्ण देन मध्यकालीन समाज की समानता व्यवस्था का अंत करना था। फ्रांस की क्रांतिकारियों द्वारा की गई मानव अधिकारों की घोषणा 27 अगस्त 1789 मानव जाति की स्वाधीनता के लिए बड़ी महत्वपूर्ण थी। इस क्रांति ने यूरोप में राष्ट्रीयता की भावना का प्रचार प्रसार किया। फलस्वरूप यूरोप के अनेक देशों में क्रांति का सूत्रपात हुआ। इस क्रांति ने धर्मनिरपेक्ष राज्य की अवधारणा को जन्म दिया। इस क्रांति ने लोकप्रिय संप्रभुता के सिद्धांत को प्रतिपादन किया। इस क्रांति ने मानव जाति को स्वतंत्रता, समानता और बंधुता का नारा प्रदान किया। इस क्रांति ने इंग्लैंड तथा आयरलैंड जैसी यूरोप के अनेक देशों की विदेशी नीति को प्रभावित किया। इस क्रांति के फलस्वरूप फ्रांस ने कृषि, उद्योग, कला, राष्ट्रीय शिक्षा जैसे सैनिक गौरव के क्षेत्र में भी प्रगति की। 5वां क्वेश्चन, प्राकृतिक आपदा और मानव जनित आपदा में वैकल्पिक संचार प्रणाली किस प्रकार उपयोगी है। वैकल्पिक संचार प्रणाली माध्यमों की वह व्यवस्था है जिसका संचालन भूमि की ऐसी सतह से वायुमंडल के उपग्रहों पर आधारित है। यदि पहाड़ी क्षेत्रों में आपदा आती है तो हम सैटेलाइट फोन तथा वायरलेस रेडियो का प्रयोग कर सकते हैं। धन्यवाद। बहुत सुंदर। मेरा टॉपिक है छोटा नागपुर में लोहा अयस्क तथा इस्पात क्यों प्रसिद्ध है। छोटा नागपुर में लोहा अयस्क बहुत प्रसिद्ध है। यहाँ इस क्षेत्र में बहुत अधिक पाया जाता है और कोयला भी छोटे नागपुर के लिए बहुत प्रसिद्ध है। छोटा नागपुर कोयला एक ईंधन के रूप में प्रयुक्त की जाने वाली सामग्री है। यहाँ विपुल मात्रा में पाई जाती है। दामोदर घाटी के निगम ऊर्जा आपूर्ति केंद्र स्थित है और दूसरा टॉपिक बोलो। दूसरा टॉपिक वायु प्रदूषण विभिन्न प्रकार से होता है। वायु प्रदूषण के लिए हमें धूल मिट्टी तथा अन्य कारणों से भी होता है। वायु प्रदूषण के बचाव के लिए हमें ज़्यादा गैसों का प्रयोग नहीं करना चाहिए, जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड तथा सल्फर डाइऑक्साइड का प्रयोग नहीं करना चाहिए। जल प्रदूषण विभिन्न प्रकार से होता है। जल प्रदूषण के लिए हमें जल में कूड़ा कचरा नहीं डालना चाहिए। जल प्रदूषण और इसके बचाव के लिए हमें जल में जो गंदगी होती है उसे हमें एक गड्ढा खोदकर उसमें दबा देना चाहिए। भूमि प्रदूषण
बम विस्फोट तथा अन्य आग लगाने से भी होता है। यह वातावरण को प्रदूषित करता है। दूसरा टॉपिक दबाव समूह। राजनीतिक दल में दबाव समूह विभिन्न प्रकार से होते हैं। दबाव समूह राजनीतिक दल विचारधाराओं तथा सिद्धांतों के आधार पर होते हैं और दबाव समूह यह राष्ट्रीय स्तर तक फैले होते हैं। यहाँ छोटे समस्याओं को सुलझाते हैं और राजनीतिक दलों में सदस्यों की संख्या लाखों से भी अधिक होती है। दबाव समूह के आधारित आधार की दृष्टि से यह सबसे छोटा संगठन है। और धन्यवाद। नमस्कार, मेरा टॉपिक है जलियांवाला बाग हत्याकांड। जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को पंजाब में अमृतसर में हुआ था, जिसे जलियांवाला बाग हत्याकांड नरसंहार के नाम से जाना जाता है। ब्रिटिश शासन इतिहास का वह काला अध्याय है जिसमें जो आज से 99 साल पहले पंजाब के अमृतसर में हुआ था। यह रोलेट एक्ट के विरोध में हुआ था, जिसमें ब्रिटिश के जनरल डायर ने गोलियां चलाने का दावा दिया था, जिसमें 1000 से ज़्यादा लोग मारे गए थे और 1500 से ज़्यादा लोग घायल हो चुके थे। दूसरा टॉपिक चोरी चौरा हत्याकांड। चोरी चौरा हत्याकांड उत्तर प्रदेश में गोरखपुर का एक कस्बा था, जहां 4 फरवरी 1922 में एक पुलिस चौकी पर आग लगा दी गई थी, जिसमें 22 कर्मचारी मर गए थे। वहीं पर ब्रिटिश शासन की एक पुलिस चौकी है जिसे चोरी चौरा नाम से जाना जाता है। इस हत्याकांड में हिंसा होने के कारण महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया था। कई लोगों को यह निर्णय अच्छा नहीं लगा। अधिक विशेषकर क्रांतिकारियों को यह प्रत्यक्ष और परोक्ष के विरोध लगा। दूसरा टॉपिक संसाधन हमारे आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं, उन्हें संसाधन कहते हैं। संसाधन कई भागों में वर्गीकृत है, जैसे प्राकृतिक संसाधन, मानव निर्मित संसाधन। प्राकृतिक संसाधन जो पहले से ही प्रकृति में उत्पन्न हुए हैं, प्राकृतिक संसाधन कहलाते हैं। मानव निर्मित संसाधन मानव द्वारा निर्मित किए गए संसाधन मानव निर्मित संसाधन कहलाते हैं, जैसे कि मेज, कुर्सी इत्यादि। जैव संसाधन, अजैव संसाधन। जैव संसाधन जो जल्दी से सड़ गल जाते हैं जैविक संसाधन कहलाते हैं, जैसे पेड़ पौधे। अजैव संसाधन जो जल्दी सड़ गल नहीं जाते, जैसे प्लास्टिक। समाप्ति के आधार पर नवीकरणीय, अनवीकरणीय। नवीकरणीय संसाधन वह संसाधन जिसका उपयोग करने के बाद हम दोबारा उसका उपयोग कर सकते हैं, जैसे कि लोहा, सोना, चांदी। अनवीकरणीय संसाधन जिनका उपयोग करने के बाद हम दोबारा उसका उपयोग नहीं कर सकते हैं, जैसे कागज़ को जलाकर हम दोबारा उसको कागज़ नहीं बना सकते हैं। सामाजिक विभाजन। विद्वानों का यह मत है सामाजिक विविधताएं सामाजिक विभाजन का रूप ले लेती है। यह समाज में जाति, धर्म, लिंग, रंग के आधार पर होता है। भारत में अधिकतर जाति के आधार पर सामाजिक विभाजन मिलता है, जिसमें यह कई भागों में विभाजित है, जैसे समुदाय और समूहों में विभाजित है। संविधान की संघीय व्यवस्था। स्वतंत्रता प्राप्त करने के उपरांत भारत में जो संघीय व्यवस्था अपनाई गई थी, वह ब्रिटिश शासन में पहले से ही ब्रिटिश शासन की व्यवस्था का एक प्रतिरूप है। जिसमें शक्ति का विभाजन हुआ है। शक्ति को दो भागों में विभाजित किया गया है, केंद्र सरकार और राज्य सरकार। केंद्र सरकार के पास अधिक शक्तियाँ दी गई अथवा राज्य सरकार के पास कम शक्तियाँ, यानी कि कम कारोबार सौंपे गए थे। धन्यवाद। मेरा टॉपिक है संविधान की संघीय व्यवस्था। संविधान
स्वतंत्रता प्राप्ति के उपरांत भारत में जिस संघीय व्यवस्था को अपनाया गया था वह संघीय व्यवस्था ब्रिटिश शासन की संघीय व्यवस्था का प्रतिरूप है। ब्रिटिश संघीय व्यवस्था में यह था कि सारी शक्ति केंद्र सरकार के पास थी और भारत के लोग इसका अनुसरण की आपत्ति नहीं कर रहे थे और देश की एकता और अखंडता को बनाए रखने के लिए सरकार ने इन शक्तियों को दो रूप में विभाजित किया। अधिक शक्ति केंद्र सरकार के पास दी गई तथा उससे कम शक्ति राज्य सरकार के पास दी गई और आर्थिक रूप से भी केंद्र सरकार को अधिक मजबूत बनाया गया और ग्रामीण क्षेत्रों के विकास में केंद्र सरकार की महत्वपूर्ण भूमिका है। नेक्स्ट टॉपिक। दूसरा टॉपिक है चौरी चौरा कांड। चौरी चौरा हत्याकांड उत्तर प्रदेश के गोरखपुर के पास कस्बे में 4 फरवरी सन 1922 में हुआ था। यहाँ पुलिस चौकी में आग लगा देने के कारण 22 पुलिस कर्मचारियों की मौत हो गई थी। ब्रिटिश शासन में वहीं पास में एक पुलिस चौकी थी जिसका नाम चौरी चौरा कांड था। नेक्स्ट। जिसके कारण उसका नाम चौरी चौरा कांड नहीं था, जगह थी चौरी चौरा। जिसके कारण महात्मा गांधी जी ने अपना असहयोग आंदोलन वापस ले लिया, जिसके लिए क्रांतिकारियों ने प्रत्यक्ष रूप से और अप्रत्यक्ष रूप से विरोध किया। दूसरा टॉपिक है जलियांवाला बाग हत्याकांड। जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल सन 1919 को पंजाब के अमृतसर में हुआ था। यहाँ जनरल डायर के नेतृत्व में नियति भीड़ पर 10 मिनट तक फायरिंग करवाई गई, जिसमें 1000 से ज़्यादा लोग मारे गए और 1500 से ज़्यादा लोग घायल हो गए। दूसरा टॉपिक है संसाधन उसे कहते हैं जो हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। संसाधन को अनेक वर्गों में वर्गीकृत किया गया है। पहला है प्राकृतिक और दूसरा है मानव निर्मित। प्राकृतिक संसाधन वह है जो प्रकृति में पहले से ही विद्यमान होते हैं, उन्हें प्राकृतिक संसाधन कहते हैं, जैसे पेड़ पौधे, वायु, जल आदि। और मानवीय संसाधन वह है जो मानव द्वारा निर्मित किए जाते हैं, जैसे गाड़ी, मेज, कुर्सी आदि। दूसरा है नवीकरण संसाधन और अनवीकरण संसाधन। नवीकरण संसाधन वह है जिन्हें हम एक बार उपयोग करने के बाद दोबारा उनका उपयोग कर सकते हैं, जैसे कि लोहा, चांदी, सोना, जिनको हम एक बार इस्तेमाल करके उसको किसी दूसरे रूप में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरा है अनवीकरण संसाधन। अनवीकरण संसाधन वह संसाधन है जिनको हम एक बार उपयोग करने के बाद उनका दोबारा उपयोग नहीं कर सकते हैं, जैसे कि कागज़ को हम अगर एक बार जला देंगे फिर हम उसको किसी दूसरे रूप में इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। दूसरा है जैव संसाधन और अजैव संसाधन। जैव संसाधन वह है जो आसानी से सड़ गल जाते हैं, जैसे पेड़ पौधे आदि। और अजैव संसाधन वह संसाधन है जो आसानी से सड़ते गलते नहीं है, जैसे कि प्लास्टिक। दूसरा है सामाजिक विभाजन। विद्वान लोगों का यह मत है कि सामाजिक विभाजन सामाजिक विभिन्नताओं के आधार पर होता है। इनको कई आधार पर हो सकते हैं, जैसे जाति, धर्म, लिंग, रंग के आधार पर, जिसका भरपूर फायदा राजनीतिक दल उठाते हैं। भारत में यह देखा गया है कि जाति के आधार पर अधिक विभिन्नताएं हैं। सामान्य जाति के लोग निचले जाति के लोगों को दबाने की कोशिश करते हैं। बताते हैं 19वीं सदी में भारत
देशों के कपड़ा उद्योग की गिरावट के मुख्य कारण। अमेरिका में गृहिणी प्रारंभ होने के कारण जब वहाँ से कपास आना बंद हो गया तो ब्रिटेन भारत से कच्चा माल मांगने लगा और भारत से कच्चे कपास को नियंत्रित में इस वृद्धि की कीमतें आसमान छूने लगी और भारतीय बुनकरों को कच्चे माल के दावे पड़ने लगे। उन्हें अधिक मूल्य पर कच्चा कपास खरीदना पड़ा था। ऐसी दशा में बुनकर कला के परिवार का भरण पोषण करना कठिन था। नवीकरणीय संसाधन और नवीकरणीय संसाधन कुछ ऐसे संसाधन होते हैं जो एक बार उपयोग कर लिए जाने के उपरांत सदैव के लिए समाप्त हो जाते हैं, जैसे पशु पक्षी पेड़ पौधे आदि इस श्रेणी में मिलते हैं। नवीकरणीय संसाधन ये ऐसे संसाधन होते हैं जो एक बार उपयोग में लाए जाने के उपरांत सदैव के लिए समाप्त हो जाते हैं, जैसे कोयला खनिज तेल आदि इसके मुख्य उदाहरण हैं। प्रथम विश्व युद्ध ने भारत में राष्ट्रीय आंदोलन के विकास में किस प्रकार की सहायता की थी। प्रथम विश्व युद्ध के समय भारत में बढ़ते मूल्यों ने जन सामान्य के समक्ष कठिन स्थितियाँ उत्पन्न कर दी थी। ग्रामीणों को सेना में भर्ती होने के लिए बाध्य किया गया था। साथ ही फसल नष्ट होने से भारतीयों में ब्रिटिश विरोधी भावनाओं को बल मिला और राष्ट्र भावनाएं जागरूकता हो उठी। अच्छा, ब्रिटेन वुड्स ना, अच्छा ठीक है, थैंक यू। जलियांवाला बाग हत्याकांड या 13 अप्रैल 1919 को पंजाब के अमृतसर में हुआ था। यहाँ पर एक आम सभा बैठाई गई थी और उस आम सभा में लगभग सभी भारतीय लोग सम्मिलित हुए थे और जनरल रॉलेट एक्ट के कानून का विरोध कर रहे थे और जनरल डायर ने निहत्थी जनता पर गोली चलाने का आदेश दे दिया, जिसमें 1500 सैनिक घायल हुए और 1000 से ऊपर लोग मारे गए थे। यह कांड बैसाखी के दिन हुआ था, जिसे हम जलियांवाला बाग कांड के नाम से जानते हैं। धन्यवाद। 1789 में हुई फ्रांसीसी क्रांति के परिणामों का उल्लेख। फ्रांसीसी क्रांति 1789 ईस्वी में विश्व की महानतम घटना थी, जिसके परिणाम निम्नलिखित हैं। इस क्रांति ने सदियों से चली आ रही यूरोप की पुरातन व्यवस्था का अंत किया। इस क्रांति की महत्वपूर्ण देन मध्यकालीन समाज की समानता व्यवस्था का अंत करना है। फ्रांस की क्रांतिकारियों द्वारा की गई मानवाधिकारों की घोषणा 27 अगस्त 1789 मानव जाति की स्वाधीनता के लिए बड़ी महत्वपूर्ण थी। इस क्रांति ने यूरोप में राष्ट्रीयता की भावना का प्रचार प्रसार किया। परिणाम स्वरूप यूरोप में क्रांति का सूत्रपात हुआ। इस क्रांति ने बंधुता, समता, भाईचारा, क्रांति ने संप्रभुता, लोकप्रिय संप्रभुता के सिद्धांत को प्रतिपादन किया। इस क्रांति ने मानव जाति को समानता, स्वतंत्रता, बंधुता का नारा प्रदान किया। इस क्रांति ने आयरलैंड, इंग्लैंड तथा यूरोप के अनेक देशों की विदेशी नीति को प्रभावित किया। द्वारा 1986 को उपभोक्ता सुरक्षा अधिनियम को क्यों पारित किया गया? उपभोक्ता आंदोलन का उदय उपभोक्ताओं के असंतोष के कारण ही हुआ था। वास्तव में अनेक विक्रेता, उत्पादक, व्यवसायी अनुचित व्यवसाय में संलग्न रहते थे और अनेक कठपुतली चालाकियों से बाजार को प्रभावित करते थे। बाजार में उपभोक्ताओं को शोषण से बचाने के लिए कोई भी कानूनी व्यवस्था उपलब्ध नहीं थी। वस्तु को खरीदते समय वस्तु के गुण अथवा मूल्य को परखना उपभोक्ता की ही जिम्मेदारी मानी जाती थी। अतः अनेक व्यवसायी उपभोक्ताओं का भरपूर शोषण करते थे। उपभोक्ताओं को शोषण से बचाने के लिए एक ओर तो उन्हें उनके अधिकारों के प्रति जागरूक कराना आवश्यक था तथा दूसरी ओर उन्हें कानूनी व्यवस्था प्रदान कराना अत्यंत आवश्यक था।
इसी संदर्भ में सन 1986 को भारत में उपभोक्ता सुरक्षा अधिनियम पारित किया गया। इसके निम्नलिखित 3 कारण थे। उपभोक्ताओं को उनके हितों के प्रति संरक्षण के लिए, वस्तुओं के उचित मूल्य निर्धारित करने के लिए तथा उत्पादकों को सही तथा अच्छे कच्चे माल का उपयोग करते हुए अच्छी गुणवत्ता वाली वस्तुओं का उत्पादन करने हेतु प्रोत्साहन देने के लिए। धन्यवाद, बहुत सुंदर। महिलाओं का लाभ उनमें जागृति और उन क्या है क्वेश्चन क्या आपका? मुद्रण संस्कृति ने राष्ट्रवाद में क्या योगदान दिया? मुद्रण संस्कृति से भारतीय महिलाओं को लाभ हुआ, उनमें जागृति उत्पन्न हुई। कई महिलाओं ने अपने जीवन गाथा, आत्मकथा को लिखा और उन्हें प्रकाशित किया। उनमें राष्ट्र के प्रति जागरूकता उत्पन्न हुई। गरीबों ने पियर अम्बेडकर के अपने निकट पाया और सस्ती पुस्तकों के पाठन से उनमें वृद्धि हुई। 19वीं सदी में सुधारकों ने सुधारवादी विचारों को फैलाने के लिए मुद्रण संस्कृति को माध्यम से प्रयुक्त किया और मुद्रण संस्कृति ने धार्मिक अंधविश्वासों को तोड़ने के लिए हर मंच में प्रदान किया। शाबाश। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा? उद्योगपतियों ने मशीनों के बजाय हाथ से काम करना शुरू किया। उद्योगपतियों ने मशीनों के बजाय से हाथ काम शुरू किया, क्योंकि उन्हें मशीनों से उतने अच्छे डिजाइन नहीं बनते थे जितने के हाथ से बनते थे। मशीनों के बनाए हुए कपड़े धर्मों को अच्छे नहीं लगते थे और हाथ से बने हुए कपड़े धर्मों को अच्छे लगते थे। नेक्स्ट। ब्रिटेन वुड्स समझौता क्या था? ब्रिटेन वुड्स समझौता एक विचार था जिसे अंतर्राष्ट्रीय भागीदारी दी थी। उनमें स्थिति और संचय का आधार हुआ था और ब्रिटेन वुड्स की समझौते हिस्ट्री। ब्रिटेन वुड्स समझौता क्या है? ब्रिटेन वुड्स समझौता एक विचार है जिसे औद्योगिक देशों ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर की समझौते में आम सहमति से तैयार किया गया था। इसके अंतर्गत आर्थिक भरपाई एवं राष्ट्र संचय की रणनीति बनाई गई थी। इसका मुख्य उद्देश्य विश्व में आर्थिक स्थिरता को बनाए रखना था। 19वीं सदी के पूर्व में कुछ उद्योगपति मशीनों की बजाय हाथ से श्रम लेते थे। तो 19वीं सदी में मशीनें उतनी उपलब्ध नहीं हो पाती थी जो उद्योगपतियों को चाहिए थी और हाथ से श्रम करने वाले लोग आसानी से उपलब्ध होते थे और मशीनों की मरम्मत में ज़्यादा खर्चा आता था और हाथ से बनाया गया कपड़ा रीति रिवाजों की मान्य थी। मुद्रण संस्कृति ने भारत में राष्ट्रवाद का विकास कैसे किया? मुद्रण संस्कृति 19वीं सदी में मुद्रण संस्कृति ने महिलाओं को जागरूक किया। महिलाओं ने अपने विचारों को लिखा एवं प्रकाशित किया, जिससे उनमें राष्ट्रवाद की भावनाएं बढ़ी। कक्षा 10 से सामाजिक विज्ञान के प्रैक्टिकल के साथ मृदाओं के मुख्य प्रकार। मैंने भारत की मैपिंग की है। इस पे हमारे भारत में जितनी भी सारी मिट्टियाँ हैं उसको अपने इस मैप पे दर्शाया है। सबसे पहले आती है मृदा। मृदा किसे कहते हैं? पृथ्वी की ऊपरी सतह पर मोटे, मध्यम और बारीक कार्बनिक अकार्बनिक मिश्रण के कणों को मिट्टी या मृदा कहते हैं। मृदाएं कई 6 प्रकार की होती है: पर्वत और वन मृदा, जलोढ़ मृदा, लाल और पीली मृदा, काली मृदा, लेटराइट मृदा, शुष्क मृदा। सबसे पहले आती है पर्वत और वन मृदा। यह मृदाएं अक्सर पहाड़ों में पाई जाती है, जिसके मुख्य क्षेत्र है जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड। ब्राउन वन मिट्टी मुख्य रूप से 900 से 1800 मीटर की ऊंचाई पर पाई जाती है, जिसमें समशीतोष्ण बेल्ट पाई जाती है, जिसमें पर्णपाती वन होते हैं। जलोढ़ मृदा। यह मृदा जलोढ़क अथवा अलूवियम मृदा उसे कहते हैं, जो बहते हुए पानी में आती है। यह भुरभुरा अथवा बिरा होता है। लाल और पीली मृदा। लाल मृदाएं के पूर्वी और दक्षिणी हिस्सों में पाई जाती है और पीली मृदाएं उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य गंगा मैदान के दक्षिणी छोर पर पश्चिमी घाट की पहाड़ी पर पाई जाती है। काली मृदा। काली मृदा। इन मृदाओं का रंग काला होता है। इन्हें रेगड़ मिट्टी भी कहा जाता है। यह कपास की खेती के लिए सबसे अच्छी होती है, जिसे हम काली कपास मृदा भी कहा करते हैं। इसका मुख्य क्षेत्र मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ है। लेटराइट मृदा। लेटराइट शब्द ग्रीक भाषा शब्द से लिया गया है।
जिसका अर्थ ईंट है। यह मृदा उष्णकटिबंधीय तथा उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु क्षेत्रों में अधिकतम पाई जाती है। शुष्क मृदा का इसको हम मरुमृदा भी कहते हैं। शुष्क अथवा अधु शुष्क जलवायु वाले क्षेत्रों में बनती है। ठीक। नमस्कार, मैं नीरज राणा कक्षा 10 और राष्ट्र का विकास के बारे में आपको समझाऊंगा। 1789 में फ्रांस एक ऐसा राज्य था जिसके संपूर्ण भूभाग पर एक निरंकुश राजा का आधिपत्य था। फ्रांसीसी क्रांति से जो राजनीतिक और संवैधानिक बदलाव हुए, उनसे प्रभुत्व सत्ता राजतंत्र से निकलकर फ्रांसीसी नागरिकों के समूह में हस्तांतरित हो गई। क्रांति ने घोषणा की लोगों द्वारा की राष्ट्र का गठन फ्रांसीसी क्रांति। मेरा आज का विषय है अर्थशास्त्र और मेरा टॉपिक है भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्रक। जो भारत की अर्थव्यवस्था है उसको किन किन वर्गों में बांटा गया है। भारतीय अर्थव्यवस्था के 3 क्षेत्रक है, प्राथमिक क्षेत्रक, द्वितीयक क्षेत्रक और तृतीयक क्षेत्रक। प्राथमिक क्षेत्रक या इसे कृषि संबंधित क्षेत्रक भी कहा जाता है। प्राकृतिक संसाधनों का प्रत्यक्ष उपयोग करके किसी वस्तु का उत्पादन करते हैं तथा तो वह प्राथमिक क्षेत्र की गतिविधि में आता है। जो प्राकृतिक संसाधन है उसका प्रत्यक्ष या सीधा उपयोग करके जब हम किसी वस्तु का उत्पादन करते हैं तो वह प्राथमिक क्षेत्र गतिविधि में आता है। जैसे उदाहरण के लिए कपास की खेती। कपास की खेती के लिए हमें सूर्य का प्रकाश, जलवायु होना अत्यधिक जरूरी है। इसमें जैसे कि कृषि, पशुपालन, मत्स्य पालन आदि। अब दूसरा द्वितीयक क्षेत्रक या इसे औद्योगिक क्षेत्रक भी कहा जाता है। प्राकृतिक उत्पादों का विनिर्माण प्रणाली के जरिए रूपों में परिवर्तित किया जाता है। जो प्राकृतिक संसाधन है जैसे कि गन्ना एक पिरामिड से चीनी, गुड़ आदि चीज़ें बनाते हैं। या किसी उद्योग, कार्यालय और घर में भी हो सकता है। अब तीसरा है तृतीयक क्षेत्रक या इसे सेवा क्षेत्रक भी। प्राथमिक और द्वितीयक क्षेत्र अतिरिक्त आर्थिक गतिविधियों का एक तीसरी कोटि है जिसे तृतीयक क्षेत्रक कहा जाता है। यह क्षेत्रक प्राथमिक और द्वितीयक क्षेत्र के विकास में मदद करती है। उदाहरण के लिए जैसे हमने प्राथमिक क्षेत्रक गन्ने से हमने फिर चीनी, गुड़ आदि बनाए। फिर इसे एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए ट्रक या समाचार पत्र का इस्तेमाल करेंगे या टीवियों में हम विज्ञापन देंगे। कि जब पानी की कमी होगी तो बारिश से हम पानी जमा कर सकते हैं। घर के ऊपर साइड में ईंटें लगा के उससे एक पाइप जोड़ के उससे एक हैंडपम्प में ज़मीन के नीचे से उससे हैंडपम्प से पानी निकाल सकते हैं। और दूसरा तरीका उसमें यह है कि एक घर के ऊपर ईंटें साइड में लगा के और बीच में अगर पानी जमा होगा तो पाइप के द्वारा वह कुएँ में आएगा और कुएँ से हम पानी प्राप्त जितना हमें चाहिए उतना कुएँ से पानी निकाल सकते हैं। ओके। एंड सिस्टर एंड टीचर्स, आज का टॉपिक सुनामी जापानी मूल भाषा का शब्द है जो सु तथा नामी के संयोग से इसमें सु का अर्थ है बंदरगाह तथा नामी का अर्थ है लहरें। अतः सुनामी बंदरगाह की ओर प्रभावित होने वाली लहरें हैं। इन विनाशकारी लहरों की उत्पत्ति भूकंप, ज्वालामुखी आदि के कारण उत्पन्न होती है। सुनामी उत्पन्न होने के 3 कारण हैं: भूकंप, भूस्खलन, ज्वालामुखी विस्फोट। भूकंप: जब समुद्र के तीव्र शक्तिशाली भूकंप आता है तो समुद्री का तट जल की ओर प्रभावित होने लगता है और विनाशकारी सुनामी लहरें उत्पन्न हो जाती है। ज्वालामुखी विस्फोट: समुद्र या उनके तटवर्ती भाग पर यदि शक्तिशाली ज्वालामुखी का विस्फोट होता है तब समुद्र के जल में विनाशकारी लहरें उत्पन्न हो जाती है। भूस्खलन:
जब समुद्र या ज्वालामुखी विस्फोट के कारण समुद्र तटवर्ती चट्टानों में दरार उत्पन्न हो जाए और ये चट्टानें टकराकर समुद्र में गिरने लगे तो इसे भूस्खलन के कारण समुद्री लहरें सुनामी लहरों में बदल जाती हैं और संकट की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। सुनामी आने की विशेषताएं। सुनामी समुद्र की अनगिनत लहरों का श्रृंखलाबद्ध समूह है। इन लहरों की ऊंचाई सदा एक समान नहीं होती है। कभी कभी इनकी ऊंचाई 15 मीटर से भी अधिक हो जाती है। सुनामी की लहरें समुद्र तट को पार कर सैकड़ों किमी अंदर तक प्रवेश कर सकती है। तटीय मैदानों में सुनामी की गति 50 किमी प्रति घंटा से भी अधिक हो सकती है। सुनामी दिन व रात कभी भी उत्पन्न हो सकती है। सुनामी के कारण समुद्र तट का पानी घट जाता है और समुद्र तल नजर आने लगता है। ऐसी सुनामी आने से पहले घटित हो जाता है, अतः इसे प्रकृति की और सुनामी समझकर सुरक्षा उपाय शुरू कर देना चाहिए। सुनामी आने के बाद ध्यान देने योग्य बातें। खतरों के बारे में प्रसारित ताज़ा समाचार बुलेटिनों को ध्यान से सुने तथा अन्य स्रोतों की भ्रामक बातों या अफवाहों से सावधान रहें। धैर्य का पर्याप्त देते हुए परिचय में सहयोग देने का प्रभाव करें। अब समझाओ थोड़ा।